मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले दिनों बिहार के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, गोपालगंज और मोकामा। गोपालगंज में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, गली गली गांव गांव घूमकर लोगों का मिजाज जाना। मैंने इस उपचुनाव में कई मुद्दों पर जनता से खुलकर बातें भी की। जनता ने भी मुझसे कई प्रकार के सवाल किए, मैंने भी कई सवाल नेताओं से किया। कुछ सवाल तो इतने तीखे थे कि नेताजी इन सवालों से बचते हुए नजर आए। 1 तारीख को जब मैं रिपोर्टिंग के दौरान घूम रहा था तो मुझसे एक 60 साल के बुद्धिजीवी मतदाता ने कहा कि सर, मेरा एक सवाल है, अगर कोई नेता आपसे मिले, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, तो ये सवाल नेताजी से ज़रूर पूछिएगा। क्योंकि प्रचार का अंतिम दिन था, उसके बाद मुझसे कोई नेताजी नहीं मिले, इसलिए मैं उनके सवाल को पूछ नहीं पाया। लेकिन उनका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था, मुझे भी उस सवाल ने झकझोर कर रख दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने और राजनीतिक दलों के नेताओं के सामने इस सवाल को रखा जाए। तो उनका सवाल था कि 15 अगस्त के दिन लाल किला के प्राचीर से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए परिवारवाद और वंशवाद सबसे बड़ा खतरा है। परिवारवाद की समस्या भारतीय लोकतंत्र को दीमक की तरह खाती जा रही है। सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो बिहार की राजनीति में इन दो जगहों पर जो उपचुनाव हो रहा है, गोपालगंज और मोकामा, दोनों राजनीतिक दल आरजेडी और बीजेपी, इन दोनों राजनीतिक दलों ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, क्या यह वंशवाद और परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर क्या देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बातों को राजनीतिक दल फॉलो नहीं करते? अगर ऐसा है तो क्या राजनीतिक दल जनता को मूर्ख बनाते हैं? क्या वंशवाद और परिवारवाद सिर्फ किताबों में सिमट कर रह जाने वाले शब्द हैं? निश्चित रूप से जनता इन सवालों के जवाब चाहती है। परिवारवाद निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब आप ही बताइए कि राजतंत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के अंदर शासन की बागडोर रह जाती है। अगर ऐसा लोकतंत्र में भी होता है तो फिर लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर रह जाएगा? 30 साल, 40 साल, 50 साल तक एक ही परिवार के इर्द गिर्द अगर शासन की व्यवस्था रहती है, शासन की बागडोर परिवार का कोई ना कोई सदस्य संभाले रहता है। देश का हर वो नागरिक जो एमएलए, एमपी बनना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है, उनका क्या होगा? तो निश्चित रूप से सवाल बहुत बड़ा है। मैंने जिस तरीके से गोपालगंज उपचुनाव का रिपोर्टिंग किया, जिस तरीके से जनता का मिजाज जाना, एक एक चीज़ को बारीकी से देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज भी आज़ादी के 75 सालों के बाद भी बिहार की राजनीति जातिवाद से मुक्त नहीं हुई है। 80 के दशक में बिहार की राजनीति में जातिवाद की एंट्री हुई, अगड़ी और पिछड़ी के रूप में। उस समय राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि जैसे जैसे साक्षरता दर में वृद्धि होगी, लोग शिक्षित होंगे, वैसे वैसे जातिवाद का ह्रास होता जाएगा, जातिवाद की भावना में कमी आती जाएगी। लेकिन आज इस उपचुनाव में मैंने देखा कि निश्चित रूप से आज भी जातिवाद वैसे ही हावी है भारतीय राजनीति पर, या खासकर बिहार की राजनीति पर। देश के अन्य प्रदेशों में भी जातिवाद होती है, जातिवाद चुनावी मुद्दा होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना बिहार की राजनीति में है। मैंने देखा कि यहाँ नेता खुलेआम मंच से जातिगत भावनाएं भड़का रहे हैं, अपनी अपनी जाति के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद कर रहे हैं। एक और दिलचस्प चीज़ मैंने देखा कि एक ही राजनीतिक रंगमंच पर तमाम प्रकार के जातियों के नेता एक एक करके, सभी राजनीतिक दलों के ये जातिगत नेता अपनी अपनी जातियों के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो आज बिहार की राजनीति का यह स्वरूप है। अब इस परिस्थिति में बिहार का विकास कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। यहाँ गोपालगंज के उपचुनाव में हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार, यादव, बनिया, दलित, महादलित, अगड़ी, पिछड़ी, इसी की बातें होती रहीं। मैं गोपालगंज शहर में जब जिस दिन काउंटिंग ख़त्म हुआ उस दिन आ रहा था तो मुझसे कुछ मतदाता मिले
मुस्लिम मतदाता मिले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे कुछ बात कर ली जाए। तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। मैंने कहा कि भाई एक ऐसा भूचाल आने वाला है, आगामी विधानसभा चुनाव पर इस उपचुनाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आरजेडी की जो पार्टी है, जो अब तक मुस्लिम और यादव के समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ती आ रही थी, अब यह समीकरण कायम नहीं रहेगा। मैंने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरजेडी ठगने का काम की है, रियाजुल हक राजू को टिकट नहीं दिया, शहाबुद्दीन की उपेक्षा की है राजद ने, तो इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसको भुगतना पड़ सकता है। तो उनके द्वारा ये जो आरोप लगाया गया आरजेडी पर, जब मैंने आरजेडी के नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये थोड़े दिन के लिए नाखुशी है, नाराज़गी है, फिर ये हमारे परंपरागत वोट बैंक है मुसलमान आरजेडी के, निश्चित रूप से आरजेडी के साथ चले आएंगे। तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस तरीके से होगी, कौन कौन से नए समीकरण बनेंगे, कैसे कैसे समीकरण बिगड़ेंगे, तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जातिवाद और परिवारवाद निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस पर राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए। रिपोर्टिंग के दौरान मुझसे एक मतदाता ने कहा कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सही महसूस नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र नेताओं के लिए और नेताओं के द्वारा किया गया शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में सारी शासन की जो क्रिया प्रक्रिया है वह नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नज़र आती है। जब चुनाव का समय आता है तो नेता जनता को किसी न किसी रूप से अगड़ी पिछड़ी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर या क्षेत्रवाद के नाम पर अपने पक्ष में गोलबंद कर ही लेते हैं और फिर 5 साल तक जनता को ठगते हैं, जनता का शोषण करते हैं, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। तो इसलिए सही रूप में यह परिभाषा नेताओं पर लागू होती है। तो सवाल कई हैं, आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, क्या समीकरण बनेंगे, क्या समीकरण बिगड़ेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के माध्यम से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।